हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने बात की पिछले लेक्चर में हमने बात की थी परावैद्युतांक की। किसकी बात की थी? परावैद्युतांक की। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आपके पास कूलाम का नियम था F बराबर में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे? सदिश निरूपण करेंगे। क्या करेंगे? इसका सदिश निरूपण करेंगे। कूलाम के नियम का सदिश, समझ में आई बात? ठीक है। तो मैंने क्या किया कि किसी कोई निकाय है और उस निकाय में दो आवेश हैं। कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। कोई निकाय है और इस निकाय में दो आवेश हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा ये कोई बनाया निकाय, ये कोई निकाय है और इसमें कितने आवेश हैं? दो आवेश हैं। ठीक है। एक Q1 है और एक है Q2। समझ में आई बात? ठीक है। तो इसका मूल बिंदु हुआ O, ये X हुआ, ये हुआ Y। ठीक है। ये आवेश मान लिया Q1 है। कितना है? Q1। ये आवेश मान लिया Q2। कितना है? Q2। मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश है R1, इसका स्थिति सदिश है R2। इसका स्थिति सदिश मान लिया मैंने R। ठीक है। तो इन दोनों पर बल कार्य करेगा। Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 Q1 पर बल लगाएगा। समझ में आया? ध्यान से भैया, मैंने क्या किया? दो आवेश लिए, किसी निकाय में कोई XY निर्देश तंत्र है। ठीक है। XY निर्देश तंत्र में कोई दो आवेश है, एक है Q1, एक है Q2। ठीक है। तो ये दोनों आवेश आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। और इनके मध्य में कौन सा बल लगेगा? कूलाम बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? कूलाम बल लगेगा। ठीक है। तो इनके मध्य में आपस में बल लगने लग जाएगा और वो कौन सा बल होगा? कूलाम बल होगा। कौन सा? स्थिर वैद्युत बल। ठीक है। इसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? ठीक है, R1 वेक्टर। कितना है? R1 वेक्टर। Q2 का कितना है? Q2 का स्थिति सदिश है R2 वेक्टर। कितना है? R2 वेक्टर। तो देखो Q1 Q2 पर बल लगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा। तो मैंने इसको लिख लिया F21 F12। क्या लिख लिया इसको? F12, जो के कारण एक पर लगने वाला बल। समझ में आई बात? ठीक है। ये इस पे लगाएगा तो F21, एक के कारण दो पे लगने वाला बल। तो ये आप ध्यान दो यहाँ। तो मैंने जैसे कि आपको 11th क्लास में बताया, जिस प्रकार से हम गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश निरूपण करते हैं, उसी प्रकार से हम किसका सदिश निरूपण करेंगे? हम उसी प्रकार से कूलाम के नियम का क्या करेंगे? सदिश निरूपण करेंगे। तो मैंने क्या किया कि दो आवेश, ये Q1 है, एक Q2 है। ये दोनों आवेश दोनों आवेशों की मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हैं। इसका है R1, इसका है R2। इसका स्थिति सदिश का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। स्थिति सदिश का मतलब होता है विस्थापन सदिश। क्या होता है? विस्थापन। Q1 का मूल बिंदु O के साथ विस्थापन कितना है? R1 है। Q2 का मूल बिंदु O के साथ विस्थापन सदिश कितना है? R2 है। कितना है? R2 है। समझ में आई बात? तो ये विस्थापन सदिश हुआ, तो वेक्टर लगा देते हैं। इन दोनों के विस्थापन सदिश हुए। समझ में आई बात? ठीक है। तो देखो, जब Q2 Q1 पर बल लगाएगा और Q1 Q2 पर बल लगाएगा, दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है। तो मैंने मान लिया Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगने वाला बल है F12। कितना है? F12। कितना है? F12। ठीक है। मतलब दो के कारण एक पर लगने वाला बल। F12 का मतलब क्या है? दो के कारण एक पर लगने वाला बल। और Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला Q1, 1 के कारण 2 पे लगने वाला बल कितना है? F1 F21। कितना है? F21 वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे फटाफट।
अब मैंने इसकी दिशा लेंगे ऐसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r12 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? r12 लिख सकता हूँ, r12 वेक्टर। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो फटाफट जल्दी इसकी डायग्राम बनाओगे, फटाफट जल्दी डायग्राम बनाएंगे। फटाफट डायग्राम बनाएंगे भैया। हाँ, डायग्राम बनाएंगे फटाफट जल्दी। दो आवेश लिए मैंने किसी निकाय में, दो आवेश हैं Q1 व Q2, जिनके स्थिति सदिश क्रम से कितने हैं? जिनके स्थिति सदिश हैं मूल बिंदुओं के सापेक्ष R1 और R2। कितने हैं? R1 और R2। जिनके स्थिति सदिश कितने हैं? R1 और R2। जिनके स्थिति सदिश हैं R1, Q1 का है R1 और Q2 का है R2। समझ में नहीं बात? ठीक है, तो देखो दो लाइन लिखेंगे इसमें। देखो चित्र अनुसार दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं। चित्र अनुसार दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं। चित्र अनुसार दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं। चित्र अनुसार दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से, जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर हैं। जिनके मूल बिंदुओं के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर हैं। R1, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर हैं। दो आवेश हैं Q1 Q2, दोनों के स्थिति सदिश R1 वेक्टर, इसका कितना है? R2 वेक्टर, विस्थापन सदिश। ठीक है, ये Q2 इस पे बल लगाएगा कितना? F21, मतलब दो के कारण, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। ठीक है, और ये Q1 इस पे बल लगाएगा, ये कितना है? F21। जैसा मैंने गुरुत्वाकर्षण नियम को किया था, तो ये कितना है? 1 के कारण 2 पे लगने वाला बल। ठीक है, तो देखो त्रिभुज के सदिश नियम से, त्रिभुज के सदिश नियम से, भैया त्रिभुज के सदिश नियम से बात करें तो देखो ये दिशा लूं मैं, ऐसे में दिशा लूं। ठीक है, तो देखो दो क्रमागत भुजाओं, त्रिभुज का नियम क्या कहता है? तो सदिशों का नियम, त्रिभुज का सदिश नियम क्या कहता है? ठीक है, ये किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या होता है? बराबर होता है। समझ में बात? किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत एक ही क्रम में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक ही क्रम में, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, इस विपरीत दिशा, इसकी दिशा क्या है? विपरीत है। ठीक है, तो इन दोनों की दिशा एक ही हुई, तो यहाँ लिख सकता हूं मैं R2 वेक्टर। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं? R2 वेक्टर। ठीक है, R2 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा? R1 वेक्टर। समझ में आई नहीं बात? ठीक है, मैंने क्या ली? इन दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजाएं एक ही क्रम में हैं, तो इन दोनों का योग तीसरी क्या होगा? बराबर होगा त्रिभुजों के सदिश नियम से। तो R2 वेक्टर प्लस में R12 वेक्टर बराबर में R1 वेक्टर। समझ में आई बात? तो R21 वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा? इसका पक्षांतर करूं तो R1 वेक्टर माइनस में R2 का वेक्टर। ठीक है, समझ में आई बात? ये रख देंगे। ठीक है, तो देखो ये रख दिया आपने, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। क्या दे देंगे? समीकरण नंबर 1। आप निकालेंगे Q1 Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। समझ में नहीं बात? तो बल निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा? F में लिखा है Q2 के कारण Q1 पे कितना बल लग रहा है? F12 वेक्टर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में Q2
यहाँ दूरी कितनी है, इनके मध्य में दूरी कितनी है भैया, r12, तो r12 का स्क्वायर, और दिशा और लिखनी है तो दिशा लगाने के लिए r12 का कैप, समझ में आई बात, ठीक है, r12 का कैप दिशा लगा दी। ये क्या है, एकांक सदिश है, क्या है, एकांक सदिश है, जो किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, समझ में आई बात, किसको व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। लिखेंगे यह r12 एक एकांक सदिश है जो बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है, बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ r12 कैप एक एकांक सदिश है, एकांक सदिश है जो बल की दिशा को व्यक्त करता है, दिशा को व्यक्त करता है, ठीक है। ये क्या है, एकांक सदिश है जो बल की दिशा को व्यक्त करता है। ये उतारो फटाफट जल्दी उतारेंगे। r12 कैप एक एकांक सदिश है जो बल की दिशा को व्यक्त करता है। बल की दिशा को व्यक्त करता है, फटाफट उतारो जल्दी। हाँ उतार लिया वो शब्द। देखो आगे क्या करेंगे, आगे देखो भैया, आगे क्या करेंगे, ये आया आपके पास r12 का मान रख देंगे, यहाँ से r12 का मान रख देंगे, लेकिन आपको पता है, ठीक है, r12 जो मान रखेंगे तो f12 वेक्टर बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन में q2 बटे में क्या आ जाएगा, r1 माइनस में r1 वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर का स्क्वायर, समझ में आई बात, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ कैप खोलते हैं, जब कैप को खोलेंगे तो कैप क्या होता है, r12 का कैप, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लिख रहा हूँ ऊपर, r कैप बराबर में r वेक्टर बटे में r का मापांक, r वेक्टर का मापांक, समझ में आई बात, ठीक है। r वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, r क्या आ जाएगा, r के बराबर में r वेक्टर बटे में r का मापांक, r वेक्टर का मापांक, मापांक हटाएंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा, समझ में आई बात, मापांक हटाएंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा, ठीक है, मापांक हटाएंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, देखो इसकी जगह लिख सकता हूँ r12 वेक्टर बटे में r12 का मापांक, r12 यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं r1 माइनस में r2 वेक्टर का मापांक, ठीक है। एक तो ये है और एक ये है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ आप लिख देना, चूंकि लिख देना r यहाँ होता है r12 कैप बराबर में r12 का वेक्टर बटे में r1 माइनस में r2 वेक्टर उसका क्या लगा देंगे, मापांक, ये होता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ मान रखा तो यहाँ 2 पावर 2 है, यहाँ एक पावर है तो कितनी हो जाएगी, पावर 3, तो f12 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा q1 q2 अपॉन में r1 वेक्टर माइनस में r2 वेक्टर का मापांक की घात 3, और यहाँ r12 वेक्टर, समझ में आई बात, ये आ जाएगा लगने वाला बल, समझ में आई बात, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, फटाफट समीकरण नंबर 2 को उतारेंगे, ये आ जाएगा लगने वाला बल,
समीकरण 2 तक उतारेंगे फटाफट। समीकरण 2 तक उतारेंगे फटाफट जल्दी। ये बल आया है 2 के कारण 1 पर लगने वाला। अब निकालेंगे 1 के कारण 2 पे लगने वाला। केवल ये चेंज जाएंगे, R2 माइनस R1 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, R2 माइनस में R1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर हो जाएगा। समझ में नहीं बात, और कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। समझ में नहीं बात, ठीक है, क्योंकि अब त्रिभुज नियम लगाएंगे तो उल्टा लगेगा, त्रिभुज नियम उल्टा लगेगा और R2 बराबर लगेगा। समझ में नहीं बात, R2 वेक्टर बराबर में R21 वेक्टर प्लस में R1 वेक्टर, ये लगेगा। ठीक है, अब लिखेंगे इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो जब क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 यहाँ आ जाएगा बेटा R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर की घात 3, और यहाँ आ जाएगा की घात 3, यहाँ आ जाएगा R21 वेक्टर, ये लगेगा वही अमल। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, समीकरण नंबर 3, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। हाँ देखो, यहाँ आ रहा है R1 माइनस में R2, यहाँ आ रहा है R2 माइनस में R1। कहने का मतलब ये है कि ये बल है Q2 से Q1 की ओर, और ये बल है Q1 से Q2 की ओर। ये क्या है, Q2 से Q1 की ओर, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, नीचे लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल परिमाण में समान हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल परिमाण में समान हैं तथा दिशा में विपरीत हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि आवेशों के मध्य लगने वाले बल परिमाण में समान है तथा दिशा में विपरीत है। तो देखो, F12 वेक्टर बराबर में माइनस में F21 वेक्टर। ठीक है, समीकरण नंबर 4, F12 वेक्टर बराबर में F21 वेक्टर, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अब देखते हैं कि जो बल है वो परिमाण में समान कब होते हैं और दिशा में विपरीत कब होते हैं। आपने न्यूटन के गति का तीसरा नियम पढ़ा है कि प्रत्येक क्रिया की समान परिमाण में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। जितना हम बल लगाते हैं
में 5 न्यूटन लगाया तो विपरीत दिशा में दूसरी वस्तु कितना लगाएगी, 5 न्यूटन। तो ऐसे ही यहाँ हो रहा है, दोनों बल परिमाण में समान है लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो ये जो नियम है, ये जो कूलाम का सदिश निरूपण है, ये कि कूलाम नियम किसका पालन करता है, न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का, न्यूटन के थर्ड नियम, तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का करता है, पालन करता है। ठीक है, तो नीचे लिखो, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। हेडिंग डालो भैया फटाफट जल्दी, ये कंप्लीट हो गया आपका। नीचे हेडिंग डालो, कूलाम नियम के महत्व, कूलाम नियम के महत्व। कूलाम नियम के महत्व, कूलाम नियम के महत्व। हाँ भाई, पहला पॉइंट देखो इसमें, परमाणु के नाविक तथा, परमाणु के नाविक, पहला पॉइंट देखो, परमाणु के नाविक तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, परमाणु के नाविक, मैं बता रहा हूँ ये परमाणु का नाविक है और इसके मध्य इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इनके मध्य जो बल लगेगा इसको, स्थिर वैद्युत बल को कूलाम बल से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, कूलाम बल से निकाला जाता है। तो परमाणु के नाविक तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को, लगने वाले स्थिर वैद्युत बल को कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो इसका, अणुओं के द्वारा द्रव तथा ठोस बनते हैं, अणुओं के द्वारा द्रव तथा ठोस बनते हैं। अगला लिखो, अणुओं के द्वारा द्रव तथा ठोस बनते हैं और उनके मध्य लगने वाले बंधन बल को, अणुओं के द्वारा द्रव व ठोस बनते हैं और उनके मध्य लगने वाले बंधन बल को कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। उनके द्वारा लगने वाले बंधन बल को कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। उनके द्वारा लगने वाले बंधन बल को कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कूलाम बल द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं भैया अगला टॉपिक जो बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। बहुल आवेशों के
मध्य लगने वाला बल एवं बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या फिर लिखना ऑप्शन करके आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। हम बात करेंगे बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल या आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। पहले मैं इसका डायग्राम लेता हूँ। चलो बड़ा मान लो। डायग्राम बना भैया।
डायग्राम बनाओ जल्दी। प्रेक्षण आवेश, बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। हाँ सुनो, बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? मैंने क्या किया, कोई निकाय लिया, एक्स वाई कोई निर्देश तंत्र है और उस निर्देश तंत्र में बहुत सारे आवेश स्थित हैं, Q1, Q2 डॉट 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 Qn, ठीक है। कोई मैंने निर्देश तंत्र लिया और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 है, Q2 है, डॉट 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 क्या है, Qn। समझ में बात? Q1 है, Q2 है, डॉट 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 मैंने यहाँ लिया है Qn। कितना लिया है? Qn, ठीक है। ध्यान सुनो, कोई भी एक निकाय है, निकाय जिसे अध्ययन के लिए चुना जाता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, बहुत सारे आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, डॉट 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 मैंने यहाँ तक ले लिया Qn तक, कहाँ तक ले लिया? Qn तक ले लिया है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः है मूल बिंदुओं के सापेक्ष R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, ठीक है, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर, डॉट 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 Rn वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कोई निकाय लिया और उस निकाय में मैंने बहुत सारे आवेश लिए और उस बहुत सारे आवेशों के स्थिति दे रखे Q1, Q2। आप इसको 0 मत लगाना, बोले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं लेना चाहो तो केवल 1 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप ऐसे ना बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, साइड में ये चित्र बना सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ मैंने क्या ले लिया, एक परीक्षण आवेश ले लिया। क्या ले लिया? परीक्षण आवेश ले लिया। आप साइड में ये चित्र भी बना सकते हो, ठीक है, एक ये भी आप डायग्राम बना सकते हो, यहाँ ये भी आप डायग्राम बना सकते हो। Q1 है, Q2 है और यहाँ ले लिया मैंने Q3, ये मैंने ले लिया Q3, Qn, ठीक है। समझ गई बात? ये परीक्षण आवेश ले लिया Q0, ठीक है, और Q0 इसे नाम दे दिया प्रेक्षण आवेश। प्रेक्षण आवेश अभी बताऊंगा इसी कहानी, प्रेक्षण आवेश, ठीक है। ये मूल बिंदु ले लिया Q1, Q0 पे बल लगाएगा, इसका ले लिया मैंने F1 वेक्टर, ये लगाएगा, ये ले लिया मैंने F2 वेक्टर और ये डॉट 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 करके ये ले लिया मैंने Fn वेक्टर। समझ में आई बात? तो ये आपको कोई क्षेत्र या प्रभाग है या निकाय या फिर प्रभाग, ठीक है, ये दोनों चित्र आप बना सकते हैं। फटाफट आप दोनों चित्र बना सकते हैं, साइड में ये भी बना सकते हो। अगर आप ये ना बनाना चाहो तो ये बना सकते हैं। हाँ देखो, मैंने ये दोनों डायग्राम आप बना सकते हैं। मैंने क्या किया, कोई निकाय है और उस निकाय में बहुत सारे आवेश स्थित हैं, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, डॉट 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 लगा देंगे यहाँ और क्या आ जाएगा Qn, ठीक है। और इन सभी आवेशों के मध्य में एक आवेश रखा हुआ है Q0, जिसे प्रेक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेक्षण आवेश। ये प्रेक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है
जिसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, या स्वयं का परिमाण अल्प होता है। जब स्वयं का परिमाण अल्प होता है तो इसके द्वारा दूसरे पे लगने वाला बल है उसका मान भी बहुत क्या होता है, अति अल्प होता है। समझ में बात, ठीक है। आप ये मान सकते हैं कि परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश है, हाँ, जो किसी निकाय में बहुत सारे आवेश है Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn, ठीक है, जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं। यहाँ R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है, और R0 है। इन सभी आवेशों के मध्य एक आवेश रख दिया है प्रेक्षण आवेश Q0। कितना रख दिया है, प्रेक्षण आवेश Q0। प्रेक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका स्वयं का परिमाण अल्प होता है, मतलब ये इन पर बल नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा सही, लेकिन इसका लगने वाला बल क्या होगा, अति अल्प होगा, क्योंकि इसका स्वयं का परिमाण क्या है, बहुत कम है। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो इनके मध्य में यदि कोई परीक्षण आवेश रख दिया जाए तो इस पर लगने वाला, परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के क्या होता है, सदिश योग के बराबर होता है। समझ में आई बात। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई निकाय है और उसमें कोई Q0 आवेश रखा हुआ है, और उस Q0 आवेश के चारों ओर बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn। सभी आवेश उस परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब है जिसका परिमाण अल्प हो, स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, केवल ये दूसरे पे बल लगाता ही नहीं है, दूसरे इस पे बल लगाएंगे तो इस पर लगने वाला बल इन सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या कहते हैं इसे, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो लिखो इसमें, देखो, माना किसी निकाय या प्रभाग में, माना किसी निकाय या प्रभाग में, माना किसी निकाय या प्रभाग में बहुल आवेश क्रम से Q1, बहुल आवेश क्रम से Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn स्थित हैं। माना किसी निकाय या प्रभाग में बहुल आवेश क्रम से Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn स्थित हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष, 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 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर हैं, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर डॉट 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 Rn वेक्टर हैं। यदि इनके मध्य कोई परीक्षण आवेश, यदि इनके मध्य कोई परीक्षण आवेश, यदि इनके मध्य कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाए, Q0 रख दिया जाए तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला परिणामी बल विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले, विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले, विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। विभिन्न आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।
बहुल आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। हाँ तो देखो अतः दूसरी अतः प्रेक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला परिणामी बल, हाँ परिणामी बल कितना आ जाएगा, F वेक्टर बराबर में F1 वेक्टर प्लस में F2 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। समझ में आएगी बात? ये जैसे समीकरण नंबर डाल देंगे एक, समीकरण नंबर एक डाल देंगे, ठीक है, समीकरण नंबर एक। अब देखो प्रत्येक आवेश Q1 लगाएगा, इसके बाद Q2 लगाएगा, Qn लगाएगा, तो Q1 आवेश के कारण Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F1 मान रखा है, F1 वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा R के, ठीक है। इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 2, इसको समीकरण नंबर डाल देंगे 2। इसी प्रकार आगे Q2 लगाएगा Q0 पे बल, इसी प्रकार Q2 के कारण तो कितना आ जाएगा, F2 वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, क्या जाएगा, R2 का कैप। समझ में आई बात? F2 वेक्टर इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3, समीकरण नंबर 3। यहां तक उतारो फटाफट जल्दी। यहां तक उतारो फटाफट जल्दी, समीकरण 3 तक उतारो। बोलो यहां तक उतार लिया, यहां से आगे देखो, यहां से आगे F3 निकाल लेंगे, F4 निकाल लेंगे, डॉट 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 Fn निकालेंगे। Fn वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा, Fn वेक्टर बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ Rn का स्क्वायर Rn का कैप। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। समीकरण 2, 3 और 4 से मान का रख देंगे, 1 में रख देंगे। समीकरण 2, 3, 4 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3, 4 से मान का रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 2, 3, 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये F1 का मान है, ये F2 का मान है, ये Fn का मान है, सब रखेंगे मान। तो देखो रख देते हैं, तो देखो जब मान रखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F वेक्टर बराबर, ठीक है, मान रखा
F1 का मान रखा तो F1 का मान कितना था 1/4 ठीक है एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ आपके Q नॉट है, Q2 नहीं है, यहाँ कितना है Q नॉट, जहाँ भी हो आप Q नॉट कर लेंगे ठीक है, Q नॉट लिया गया तो यहाँ रख देंगे एप्सिलॉन नॉट ठीक है Q1 Q नॉट है क्या है Q नॉट, तो जितने वीडियो में आ रहा है आप Q नॉट कर लेंगे R1 का स्क्वायर ठीक है R1 का कैप प्लस में F2 का मान रखेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 Q नॉट अपॉन में R2 ठीक है और R स्क्वायर R2 का कैप डॉट 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 ठीक है, आगे डॉट 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 Fn का मान रखेंगे, यहाँ आगे मान रखेंगे डॉट 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 Fn का मान रखेंगे कितना जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में Rn का स्क्वायर Rn का कैप ठीक है। यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन आ रहा है तो देखो F वेक्टर बराबर में यहाँ से कॉमन लिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है Q कॉमन आ रहा है तो Q को भी क्या ले लेंगे Q नॉट भी कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q1 स्क्वायर ठीक है Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर R1 का कैप ठीक है। यहाँ क्या बचेगा प्लस में Q2 बटे में R2 का स्क्वायर R2 का कैप और यहाँ डॉट 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 क्या बचेगा Qn अपॉन में Rn का स्क्वायर और Rn का कैप, ये आपके पास बच जाएगा ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम समेशन लिख देंगे और समेशन में लिखेंगे क्या आ जाएगा F वेक्टर बराबर में Q नॉट अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट ठीक है 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और यहाँ आप कर देंगे समेशन लगा देंगे I = 1 से कहाँ तक चलेगा n तक चलेगा और यहाँ आ जाएगा QI अपॉन में RI का स्क्वायर और RI का कैप ठीक है। ये आपके पास बल प्राप्त हो जाएगा ठीक है। I बराबर 1 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर R1 का कैप। I बराबर 2 रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी डॉट 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 I बराबर कहाँ रख देंगे n तक चलेगा, कितना कहाँ चलेगा n तक चलेगा तो ये आपके पास बल निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात ठीक है। तो बहुल आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल है किसी परीक्षण आवेश पर सभी आवेशों के द्वारा स्वतंत्र रूप से लगने वाले बलों के सदिश योग की क्या होता है बराबर होता है। तो मैंने क्या किया कि कोई निकाय था उसमें बहुत सारे आवेश लिए थे ठीक है और Q नॉट एक परीक्षण आवेश लिया। परीक्षण आवेश के बारे में आप जानते हैं परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है, परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका स्वयं का परिमाण अल्प होता है और दूसरे आवेश पे वो बल नहीं लगाता, बहुत कम बल लगाता है, अति अल्प बल लगाता है ठीक है। तो इस प्रकार से हम आवेश का लगने वाले बल को क्या ज्ञात कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे कितना आएगा Q नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट समेशन I = 1 to n और QI अपॉन में RI का स्क्वायर RI कैप ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप K Q नॉट लिख सकते हैं, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या रख सकते हैं K रख सकते हैं ठीक है। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक की हम बात करेंगे।